हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे द्वारा एडुटेरिया का 5000 प्लस प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस आज 3 है। तो हालांकि आप लोग ज़रूर देखे होंगे सेट 1 और सेट 2। तो आप लगातार जुड़े रहें हमसे। हम इसमें टोटल 100 सेट हैं, तो टोटल 100 सेट करवाने वाले हैं। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट प्रैक्टिस संख्या 3 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज का सेट संख्या 3। पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कौन सा सहायक संधि, कौन सा सहायक संधि जो है, सहायक संधि कौन सा है जिसकी विशेषता नहीं है, कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशी रियासतों के, देशी रियासतों के अंतरिम, देशी रियासतों के अंतरिम अंतरिम शासन, देशी रियासतों के अंतरिम शासन कंपनी के अधीन होगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड प्रश्न कह रहा है किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, किस समाचार पत्र के वर्नाकुलर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो कौन सा था, तो ये भारत मिहिर था। ठीक है, चलिए अगला है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल षड्यंत्र, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के से संबंधित है। रेशमी रुमाल किनसे संबंधित है, तो रेशमी रुमाल जो है वो संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। नेक्स्ट अगला है असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, कह रहा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। यह कैसा तंत्र होता है, तो यह जो है बंद तंत्र होता है। ठीक है, कैसा तंत्र होता है, बंद तंत्र होता है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रसिद्ध जो है, कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है, इसके बाद अगला है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की अत्यधिक भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन सा होता है, जल चक्र। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या फिर जो महिलाएं होती है उनके प्रवेश की अनुमति कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने, वैशाली में दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है अगला प्रश्न भारत के किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, कौन सा, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है 3 जनवरी को उपसौर की जो घटना होती है वो इस दिन होता क्या है। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इस दिन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस दिन जो है पृथ्वी
इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। तो क्या कह रहा है आपको, इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के न्यूनतम दूरी पर अवस्थित होती है। ठीक है, चलिए अब आगे है, अगला क्या कह रहा है, कौन सी भूकंप तरंगे जो है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो एल तरंगे जो होती है ना, वो भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, चलिए कौन सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है प्रश्न में, कौन सुमेलित नहीं है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके, देखिए यहाँ कह रहा है कौन सुमेलित है हमने बोला नहीं, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैगिनॉट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच अवस्थित है। अच्छा ये थोड़ा जान लीजिए गलत ये कैसे है पहला वाला। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है, ये हिंडनबर्ग थोड़ा सा ध्यान में अभी नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हमने आपको बताया, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला, कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे नाम से भी एक पर्वत का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर ये है, राइट आंसर आपका डी है, एंडीज पर्वत। ठीक है, चलिए आगे है, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। किस अधिनियम के केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस योजना के आधार पर, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग इतने लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका ही आंसर बताकर कमेंट कीजिएगा। तो हमने आपसे पूछा कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था, इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा आप लोग कितने लोग वीडियोस देखते हैं। चलिए आगे है, कह रहा है अंतरिम सरकार, कह रहा है क्या, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, कथन कौन सा जो है वो सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आप पढ़ के बताते हैं, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद से संबंधित राज्य के लिए जो राज्य सूची पर जो कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, हो जाती है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। हाँ, रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 54 जो है, आर्टिकल 54 संबंधित है, किससे है संबंधित। तो आर्टिकल 54 यानी 54 संबंधित है किससे, राष्ट्रपति के
निर्वाचन से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य के सिंचित या संचित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो आपको ऑप्शन में क्या पूछा था क्वेश्चन में, गलत कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। पढ़कर बताते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष का पद होता है, जबकि 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के कौन जो है आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 सभी हैं। तो वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है 24 नंबर प्रश्न की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी समिति एफआरवीएम अधिनियम से संबंधित है? कौन सी समिति एफआरवीएम समिति से या अधिनियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति का संबंध किससे है? एफआरवीएम अधिनियम से। अगला प्रश्न है कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि और लागत मूल्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सीताध्यक्ष क्या था, या फिर सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर विभाग से संबंधित था। सीताध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? तो राजतरंगिणी में। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में। इसके बाद अगला है सिजदा व पाबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। अगला है उत्तवी कौन था? तो उत्तवी एक इतिहासकार था। उत्तवी कौन था? एक इतिहासकार था। कह रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत में भी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी,
यानी पूछ रहा है कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है? नहीं, शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम। और सासाराम कहाँ है? जो कि बिहार में है। बिहार में सासाराम भभुआ में अवस्थित है। चलिए अगला है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्ता माद्यत लिखी गई है? तो किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्ता माद्यत लिखी गई है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है अमुक्ता माद्यद। ठीक है। चलिए, कह रहा है प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शासन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी इसका राइट आंसर। कह रहा है प्रश्न, कौन सा जो पदार्थ है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रोटीन, यानी राइट आंसर बी, प्रोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की आप प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेना। क्या हो जाएगा? ग्रेना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, हेलोफाइट्स पौधा होता है। हेलोफाइट्स पौधा होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी कि नमक ज्यादा वाले क्षेत्रों में उगती है। तो हेलोफाइट होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा जो टेस्ट है वो एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी। और यहाँ ऑप्शन डी में कौन कौन है? तो 1 3 4, यानी पीसीआर से भी होता है, इसके बाद CD4 से भी होता है और एलिसा से भी होता है, यानी इसका राइट आंसर तीनों, और तीनों ऑप्शन कौन में है? डी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी AB रक्त समूह में प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका अगला कह रहा है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिलिया नहीं होता है। इसके बाद अगला है, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश इसके चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रिपल वैक्सीन में DPT में कौन एक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या बताया? पिलिया। ठीक है। चलिए आगे है, प्रश्न कह रहा है आपका कि अल्फा कण के द्रव्यमान, अल्फा कण का जो द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है, न्यूटन के किस गतिकी के नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्वितीयक गति नियम में। कौन सा? द्वितीयक गतिकी नियम में।
चलिए आगे है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो इसका क्या होती है, घटती है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो इसका घटती है। इसके बाद आगे है, किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो पोलोनियम का, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। इसके बाद आगे है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, पानी। इसके बाद अगला है, ग्रेफिन होता है, क्या होता है ग्रेफिन, तो ग्रेफिन जो है वो क्या होता है, तो ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है। तो ग्रेफिन क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफिन क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ठीक है। इसके बाद अगला है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला है, इसको सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गांधीनगर। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये पणजी गोवा में अवस्थित है। इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये स्थित है मैसूर में। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंचतंत्र नहीं है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो ये वैष्णव धर्म से है। चलिए कह रहा है, एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन, ठीक है। इसके बाद अगला है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये बिहार की राज्य की है, ये बिहार राज्य की है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। चलिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, ये तो आपको पता है, सब पता है आप लोगों को। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है या उल्लेख है, इसे तो आपको पता होगा। इसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है ये, इसमें सोम देवता के बारे में जानकारी है। इसके बाद अगला है, इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का जिक्र है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। इसके बाद अगला है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है इसी वेद में मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, इस वेद में गाय के लिए आघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे अब देख लेते हैं यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, आर्द्रवायु। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो आर्द्रवायु कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए
आगे है यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन किसमें है, तो ये यजुर्वेद में ही है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, बलिदान विधि का भी उल्लेख है। जिसका जो लिखा गया है ये गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसके बाद आगे है सामवेद। सामवेद की बात करें तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्रात्र या उद्रदाता भी कहते हैं, उद्दाता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस वेद के भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, और इन्हें पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्दाता। अगला है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए आगे है, आगे कुछ कुछ देख लीजिए। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग है 6। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। तो वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। तो ये था हमारा इडुटेरिया का सामान्य ज्ञान अध्ययन, सामान्य ज्ञान, जो कि 5000 प्लस प्रश्नों का इसमें दिया गया है। और हम टोटल 100 सेट करवाने वाले हैं। आप डेली हमारे वीडियोस से जुड़े रहेंगे चैनल से, और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए, आज का सेट नंबर 3 पूरा हुआ। फिर अगले दिन अगला सेट जारी किया जाएगा। थैंक यू।